हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल संकल्प से सक्सेस तक पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल तथा वायसराय के प्रश्नों को। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड बर्नहम ने, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ के सुनाया, जिसके अनुसार भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटिश ताज के अंतर्गत आ गया तथा गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेस्ली ने, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग ने। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का गवर्नर जनरल बनने से पहले 1803 ईस्वी में मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया था। बेंटिक ने कुशासन के आधार पर 1831 में मैसूर राज्य के प्रशासन को अपने हाथ में ले लिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरित किया गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन बी वेंस्टार्ड, ऑप्शन सी कर्टियर, ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के तहत वॉरेन हेस्टिंग को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। हेस्टिंग ने 1773 ईस्वी में राजस्व बोर्ड का गठन किया तथा सरकारी कोष मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा एक बोर्ड गठित किया गया जिसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा गया तथा जिसके अनुसार सभी सैनिक, असैनिक तथा राजस्व मामलों पर इस बोर्ड का नियंत्रण होगा और बिना बोर्ड की अनुमति के किसी भी गवर्नर जनरल को किसी भारतीय नरेश से संघर्ष आरंभ करना तथा सहायता का आश्वासन देने का अधिकार नहीं था। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी सर जॉन शोर, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वॉरेन हेस्टिंग। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वॉरेन हेस्टिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इसका कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी के मध्य हुआ तथा इस युद्ध की समाप्ति मैंगलोर की संधि 1784 ईस्वी के द्वारा हुई। 1782 में पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली की पराजय तथा मृत्यु वॉरेन हेस्टिंग के कुशासन प्रशासन का नेतृत्व उदाहरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लॉर्ड मैकाले संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेना के सुधार से, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति से, ऑप्शन सी अंग्रेजी शिक्षा से, ऑप्शन डी अस्थायी बंदोबस्त से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा से। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। ज्ञातव्य है कि 1823 ईस्वी में लोक शिक्षा समिति का गठन 3 मुद्दों पर सुझाव के लिए मैकाले की अध्यक्षता में किया गया। पहला था शिक्षा पाश्चात्य हो तथा पाश्चात्य ओरिएंटेड। दूसरा था शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी या देसी हो। तीसरा, उद्देश्य जन शिक्षा हो या नहीं, नीति में जन शिक्षा को अस्वीकार किया गया। और विप्रेषण यानी कि इनफिल्ट्रेशन थ्योरी का सिद्धांत अपनाया गया। फरवरी 1835 ईस्वी में मैकाले ने अंग्रेजी भाषा, साहित्य, सामाजिक एवं पाश्चात्य शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा में प्रसारित करने की सिफारिश की। मार्च 1835 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले की दृष्टिकोण को मान लिया तथा यूरोपीय साहित्य को अंग्रेजी के माध्यम
द्वारा उत्तम करने के लिए ही सरकार को सभी आर्थिक सहायता देने की बात कही। 1844 ईस्वी में सभी सरकारी पदों पर भर्ती के लिए अंग्रेजी शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। इन निर्णयों के पीछे अंग्रेजों की प्रशासनिक आवश्यकताएं, जिम्मेदारियां थी, क्योंकि भारतीयों की नियुक्ति आवश्यक थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मद्रास के रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मेलकॉम, ऑप्शन बी मेटकॉफ, ऑप्शन सी मुनरो, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि मुनरो। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रैयतवाड़ी व्यवस्था को थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड द्वारा सर्वप्रथम तमिलनाडु के भूतपूर्व मद्रास में लागू किया गया था। तत्पश्चात इसे धीरे धीरे मद्रास, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग में लागू किया गया। इसके तहत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए थे और ये प्रत्यक्ष रूप से या सीधे तथा व्यक्तिगत रूप स्वयं सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस वायसराय की पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड रिपन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड रिपन जून 1880 से दिसंबर 1884 ईस्वी तक भारत का वायसराय था। इसके कार्यकाल में ही 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया। यह केवल उन कारखानों पर लागू होता था जहां 100 से अधिक श्रमिक काम करते थे। इससे कारखाना में काम करने वाले मजदूरों की अवस्था को नियमित किया गया था तथा सुधारा गया था। इससे 7 वर्ष में कम से कम आयु के बच्चे वहां काम नहीं कर सकते थे। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए काम करने का समय नियमित किया गया था तथा संकटपूर्ण मशीनों का बाड़ा यानी कि फेंस लगाना आवश्यक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के लिए एक डोमिनियन स्थिति संविधान के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी साइमन कमीशन, ऑप्शन डी पहला गोलमेज सम्मेलन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्ष 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार कहा गया था। इस अधिनियम के तहत पहली बार भारत के लिए डोमिनियन स्थिति का प्रारूपण किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत में द्वैत शासन प्रणाली सर्वप्रथम निम्नलिखित में से किसके अधीन आरंभ किया गया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए मार्ले मिंटो सुधार, ऑप्शन बी मॉन्टफोर्ड सुधार, ऑप्शन सी साइमन आयोग योजना, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में द्वैत शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू हुआ। केंद्र में द्वैत शासन की व्यवस्था की संघीय विषयों को 2 भागों में संरक्षित एवं हस्तांतरित में विभाजित किया गया। संरक्षित विषय का प्रशासन गवर्नर जनरल कुछ पार्षदों की सहायता से करता था जो संघीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन गवर्नर जनरल व मंत्रियों को सौंपा गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कर निर्धारण प्रणालियों में से किसके अंतर्गत ब्रिटिश सरकार कृषकों से सीधे राजस्व एकत्रित करती थी? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जमींदारी, ऑप्शन बी रैयतवाड़ी, ऑप्शन सी अन्नावारी, ऑप्शन डी देसाईवारी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रैयतवाड़ी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रैयतवाड़ी बंदोबस्त में ब्रिटिश सरकार सीधे कृषकों से भू राजस्व एकत्रित करती थी, जबकि अस्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को मध्यस्थ बनाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, 1854 में निम्नलिखित में से किसने भारत में लोक सेवा विभाग प्रारंभ किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने पहली बार स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अमृतसर की संधि निम्नलिखित में से किसके और महाराणा रंजीत सिंह के बीच संपादित हुई? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड हेस्टिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड मिंटो। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। रणजीत सिंह ने 1809 ईस्वी में अंग्रेजों तथा विरोधी सिख राज्यों के भय के कारण लॉर्ड मिंटो मध्यस्थता चार्ल्स मेडकॉफ से अमृतसर की संधि कर ली। अमृतसर की संधि के द्वारा रणजीत सिंह के सतलज नदी के पूर्वी तट पर विस्तार को सीमित कर दिया तथा उत्तर में राज विस्तार की छूट दे दी। संधि के बाद रणजीत सिंह ने राज विस्तार की पूर्वी सीमा को सतलज तक स्वीकार कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय निम्नलिखित में से कौन भारत का वायसराय था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड मेयो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड लैंसडाउन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड डफरिन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई। उस समय लॉर्ड डफरिन भारत का वायसराय था। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी लॉर्ड क्लाइव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1833 ईस्वी के बाद बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। विलियम बेंटिक भारत का पहला गवर्नर जनरल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से ठीक पहले निम्नलिखित में से कौन भारत का गवर्नर जनरल था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेबल, ऑप्शन डी लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन 21 जून 1948 तक भारत के वायसराय के रूप में रहे। इसके बाद चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य गवर्नर जनरल बने, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के राष्ट्रपति बनने तक इस पद पर रहे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। किस वायसराय के काल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया गया? तो आपके ऑप्शन से, ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी चार्ल्स मेडकॉफ, ऑप्शन सी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड रिपन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया गया था। यह एक्ट भारतीय प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लगाया गया था। चार्ल्स मेडकॉफ भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा का उन्मूलन किया? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड लिटन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत से 1929 ईस्वी में सती प्रथा के उन्मूलन का श्रेय प्राप्त है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक थे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए चार्ल्स वुड, ऑप्शन बी मैकाले, ऑप्शन सी जे.एस. मिल, ऑप्शन डी कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि मैकाले। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक मैकाले थे। फिल्ट्रेशन थ्योरी का संबंध उस शिक्षा व्यवस्था या प्रणाली से था जिसमें शिक्षा ऊपर से नीचे को छनकर सर्वसाधारण तक पहुंच जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया था? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 1790 से 92 ईस्वी में संपन्न तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान के खिलाफ जून 1790 में मराठों से तथा 4 जुलाई 1790 को निजाम से संधि की। इसे इतिहास में त्रिगुट संधि कहा जाता है। इसी युद्ध के बाद 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान को व्यवस्था में श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा
एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लाई गई भू राजस्व नीति से संबंध रखता है? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी महालवाड़ी बंदोबस्त, ऑप्शन सी रेगुलेटिंग एक्ट, ऑप्शन डी सहायक संधि। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि महालवाड़ी बंदोबस्त। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। महालवाड़ी व्यवस्था विलियम बेंटिक द्वारा सर्वप्रथम आगरा व अवध में लागू की गई थी। बाद में इसे मध्य प्रदेश व पंजाब में भी लागू किया गया था। यह भूधारण की 3 प्रणालियों जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी का एक अंग थी। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव 1819 में हॉर्ट मैकेंजी लाए थे। 1857 के विद्रोह का यह भी एक कारण था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है क्लाइव बंगाल का पुनः गवर्नर बनकर आया। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1765 में, ऑप्शन बी 1766 में, ऑप्शन सी 1767 में, ऑप्शन डी 1768 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 1765 में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड क्लाइव अपने पहले कार्यकाल में 1757 से 60 के बीच गवर्नर जनरल बनकर आया था। दूसरे कार्यकाल में 1765 से 1767 के बीच बंगाल का गवर्नर था। 1765 से 1772 तक बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था इसी की देन है। लॉर्ड क्लाइव ने ही द्वैत शासन की व्यवस्था दी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है प्रथम बर्मा युद्ध के समय भारत के गवर्नर जनरल था। तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड एमहर्स्ट। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। सन 1823 से 28 के बीच में लॉर्ड एमहर्स्ट भारत के गवर्नर जनरल थे। इसके समय ही प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था। यह युद्ध 1824 से 1826 तक लड़ा गया था। यादवों की संधि से इसकी समाप्ति हुई थी। 1824 का बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 सहायक संधि किस राज्य के साथ वेलेस्ली ने नहीं की? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अवध, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी पेशावर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि पंजाब। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। 1798 से 1805 के बीच गवर्नर जनरल बनकर आने वाले वेलेस्ली ने सहायक संधि की अवधारणा को जन्म दिया। सहायक संधि करने वाला पहला राज्य हैदराबाद था तथा मछेद्री, बद्री, भरतपुर अंतिम थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है राज्य अपहरण नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का निम्नलिखित में से कौन महान समर्थक था? तो आपके ऑप्शन हैं ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। लॉर्ड डलहौजी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का प्रवर्तक माना जाता है। सबसे पहला हड़प किया गया राज्य सतारा था जिसे 1848 में व्यक्तिगत किया गया। 1856 में अवध को जब्त किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त या अस्थायी बंदोबस्त को कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक साथ लागू किया था। इसमें वसूले गए लगान 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदार का होता था। इसमें वसूले गए लगान का 10/11 भाग सरकार का तथा 1/11 भाग जमींदार का होता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है इल्बर्ट बिल विवाद संबंधित था। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए भारतीय न्याय व्यवस्था से, ऑप्शन बी भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था से, ऑप्शन सी भारतीय अर्थव्यवस्था से, ऑप्शन डी भारतीय धार्मिक व्यवस्था से। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि भारतीय न्याय व्यवस्था से। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। इल्बर्ट बिल भारतीय न्याय व्यवस्था से संबंधित था जिसमें फैली कुव्यवस्था को सुधारने का रिपन द्वारा प्रयास किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है निम्नलिखित में से लॉर्ड लिटन के काल की कौन सी घटना नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का पास होना, ऑप्शन बी बंग विभाजन, ऑप्शन सी आर्म्स एक्ट, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि बंग विभाजन। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं।
लॉर्ड लिटन का संबंध बंगाल विभाजन से नहीं है क्योंकि यह 1905 में कर्जन द्वारा किया गया था। यह विभाजन 1911 में रद्द हो गया। उपरोक्त सभी का संबंध लॉर्ड लिटन से था। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लॉर्ड चैम्सफोर्ड सैडलर आयोग, ऑप्शन बी लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली, ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस टेनेसी एक्ट, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 का 17वां रेगुलेशन। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस टेनेसी एक्ट। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। टेनेसी एक्ट या काश्तकारी अधिनियम 1822 ईस्वी में लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 ईस्वी में लागू हुआ था। तो टेनेसी एक्ट कौन लाया था? कॉर्नवालिस नहीं लाया था। कौन लाया था? ये हेस्टिंग लाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता माना जाता है क्योंकि वह सुधार लाया था तथा कई क्षेत्रों में शुरुआत की थी। निम्नलिखित में से कौन सा एक उसकी सुधार योजनाओं में से नहीं था? तो आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए शैक्षणिक सुधार, ऑप्शन बी रेल मार्गों का निर्माण तथा तार एवं डाक सेवाओं की शुरुआत, ऑप्शन सी लोक निर्माण विभाग की स्थापना, ऑप्शन डी भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि भारतीय श्रमिकों की स्थिति को सुधारने के लिए कारखाना अधिनियम। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। भारत में प्रथम फैक्ट्री कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन द्वारा लाया गया था। इसी में यह व्यवस्था की गई थी कि जिस कारखाने में 100 से ज्यादा श्रमिक कार्यरत हैं वहां 7 वर्ष से कम आयु के बच्चे कार्य नहीं कर सकेंगे। 12 वर्ष से कम बच्चों के लिए काम के घंटे निर्धारित किए गए थे। तो कारखाना अधिनियम कौन लाया था? ये डलहौजी नहीं लाया था, ये लॉर्ड रिपन लाया था। ठीक है, 1881 में लॉर्ड रिपन लाया था। बाकी सारे सही हैं, डी आपका गलत है। ठीक है, डी गलत है, ये बाकी सही है। शैक्षणिक सुधार ये भी डलहौजी का था, रेल मार्गों का निर्माण ये भी, और लोक निर्माण विभाग की स्थापना भी डलहौजी ने करी थी। कारखाना अधिनियम 1881 में लॉर्ड रिपन लाया था, ये डलहौजी का नहीं था। तो ये रहे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सब बखैर।